क्या आपके आईएलटीएस के बैंड भी 6 साढ़े 6 पे अटक जाते हैं, बट आप चाहते हो कि आपको अपना डिज़ायर्ड स्कोर जो 7 या साढ़े 7 है, वहाँ तक पहुँच पाओ? देन आई वुड हाइली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज़ इस वाले वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी सिंपल सी टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको फ़ॉलो करके मैं अपने डिज़ायर्ड जो बैंड थे साढ़े 7 वो सिर्फ़ 10 दिन के अंदर अचीव कर पाया। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिसनिंग और रीडिंग के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी मॉड्यूल माने जाते हैं, और बाद में बात करेंगे स्पीकिंग और राइटिंग के बारे में जो हार्ड मॉड्यूल्स हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं लिसनिंग के साथ। सो लिसनिंग सबसे ईज़ीएस्ट मॉड्यूल रहता है। सो लिसनिंग में स्टार्टिंग से 1 से 10 के जो एमसीक्यू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है। बहुत सारे लोगों के सही होते हैं 10 में से 10 ही। बट उसमें एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है और जहाँ पे कई बार 1 या 2 एमसीक्यू गलत हो जाते हैं, वो ये चीज़ है कि वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन बताऊँ तो वो ये है कि बाइसिकल है और फिर फिल इन द ब्लैंक है। तो आपको पता है कि कोई ना कोई प्राइस बोलेंगे और डॉलर की साइन है फिल इन द ब्लैंक के पीछे। तो आपको पता है कि आपको प्राइस के लिए आप सुन रहे हो, राइट? अब कन्वर्सेशन में वो लोग ऐसा करते हैं कि वो पूछता है कि बाइसिकल रेंट की प्राइस कितनी है? तो वहाँ से जवाब आता है कि 1 महीने पहले या कुछ महीने पहले उसकी $20 प्राइस थी। बाइसिकल रेंट की। तो हमारा अगर फ़ोकस बहुत ज़्यादा है या हम उसी के ऊपर डॉलर वैल्यू के ऊपर ही फ़ोकस कर रहे हैं, समझे बगैर, तो ऑफ़ कोर्स 20 लिख के फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को पढ़ना चालू कर देते हैं और उस पढ़ने में हम लोग कई बार जो लास्ट का सेंटेंस वो बोलती है, वो भूल जाते हैं और वो भी बहुत ही ट्रिकी होता है कि वो फटाफट बोल देते हैं। बट इस महीने हमने 20 कर दिए। मतलब ऐसे 2-3 स वर्ड जो हो गए वो काफ़ी फटाफट और ऐसे चले जाते हैं। तो कोशिश करो समझने की। अब दूसरी जो चीज़ है लिसनिंग के अंदर जहाँ पे मेरे कई बार गलत होते थे एमसीक्यू, वो होते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स कि 3 एमसीक्यू है और उसके जो ऑप्शंस है डिफरेंट, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक-एक सेंटेंस के अंदर है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ना लिसनिंग करते वक़्त वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता था। सो मैंने एक चीज़ फ़ॉलो करी कि जब भी मेरे को लगता था कि नेक्स्ट सेशन जो है वो इस क्वेश्चन्स का होता है, जनरली 3 से 4 ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस। सो मैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चले जाता था और जब तक लिसनिंग जो ऑडियो था वो चालू होता था, उससे पहले मैं कोशिश करता था कि वो सारे जो ऑप्शंस हैं उसको एक बार एटलीस्ट कई बार 2 बार अपने दिमाग में पढ़ लूँ फटाफट और उसको विजुअलाइज़ कर दूँ। तो फिर होता क्या था इस चीज़ से कि जब लिसनिंग का ऑडियो चालू होता था और फिर अब जब आप क्वेश्चन पे आते हो तब आपको आइडेंटिफ़ाई करना ऑप्शंस में बहुत आसान हो जाता है। बाकी अगर ऑप्शंस बहुत लंबे-लंबे एक-एक सेंटेंस के हैं तो आपका दिमाग ढूँढने में और सुनने में, तो आपका फ़ोकस जो है वो डगमगा जाता है और आपको पता नहीं चलता कई बार। और तीसरी चीज़ जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं और इवन तो मैंने भी करी थी एक बार पास्ट में, वो ये थी कि जब भी आपका एक एमसीक्यू छूट जाता है लिसनिंग टेस्ट के अंदर, तब कोशिश करो उसको छोड़ने की और लेट गो करने की और सोचो कि यार वो एक एमसीक्यू शायद तक आपके 0.5 बैंड कम करेगा, राइट? बट उसके चक्कर के अंदर आप दूसरे 3-4 क्वेश्चंस खराब नहीं कर सकते। तो अगर एक एमसीक्यू छूट रहा है, आपको पता चल चुका है कन्फर्म कि वो आपने मिस कर दिया, आपने सुना ही नहीं है, नेक्स्ट वाले पे फोकस करो आराम से। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि एक एमसीक्यू गलत हो गया, उसके चक्कर में आप और 2 बैंड गँवा के आओगे। अब चलते हैं सेकंड मॉड्यूल की तरफ जो है रीडिंग। सो रीडिंग में जब भी मैं प्रैक्टिस टेस्ट करता था, तब मेरे साढ़े 6 से 7 बैंड हार्डली आते थे, उससे ऊपर कभी नहीं जाते थे और मैं परेशान हो चुका था कि इससे आगे मैं बैंड कैसे बढ़ाऊँ। मैंने आइडेंटिफ़ाई करा तो मेरे को ये चीज़ पता चली कि मैं ट्रेन मेरा दिमाग उस हिसाब से हुआ है जब भी मैं कोई सेल्फ हेल्प या कोई भी नॉर्मल बुक पढ़ता हूँ। तो मैं जो आईएलटीएस का रीडिंग था उसको भी उसी हिसाब से पढ़ रहा था। इसलिए मेरा बैंड इंक्रीज़ करना काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो चुका था। तो आपको करना क्या है कि आईएलटीएस को रीडिंग को सबसे पहले तो ये पर्सपेक्टिव से देखना है कि आपको सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पैसेज में लोकेट करनी है, उसका मीनिंग समझ के आपका जो क्वेश्चन्स है उसका आंसर देना है। ना कि आपको पढ़ना है, मेमोराइज़ करना है या आप जो रेगुलर रीडिंग करते हो वैसा रीडिंग नहीं। सेकंड थिंग ये है, इस वाले वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ रिसोर्सेज़ बताऊँगा यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ही जिन्होंने मेरी हेल्प करी। तो सेकंड थिंग जिसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी वो थे असद याकूब के वीडियो। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल ही जाएँगे डेफ़िनिटली। तो उनके रीडिंग के वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वो मैंने बहुत सारे देखे और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम में आई। वो ये थी कि सबसे पहले ईज़ी जो पार्ट है उसको सॉल्व करो और फिर हार्ड वाले पार्ट पे जाओ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर सेकंड पैसेज है जैसे रीडिंग का, तो उसमें आपने देखा कि चलो 6 या 7 क्वेश्चंस जो है वो ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन वाले और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले। तब आपको पता है कि आप अगर ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन है वो ईज़ी रहता है एक बार लोकेट हो जाए और मीनिंग समझ में आ जाए तो। बट लिस्ट ऑफ हेडिंग अगर स्टार्टिंग से आप उधर से ही चालू करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि उसमें पैसेज आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा।
तो आप कोशिश करो कि ये जो ईज़ी वाला है उसको पहले सॉर्ट आउट कर दो। जब तक आप वो 6-7 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब तक आपको पैसेज का थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है और फिर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर जाते हो, तो आपको वो भी ईज़ी पड़ता है मैच करने के अंदर। सो ये वाली जो ट्रिक है वो आपको टाइम सेव करने में हेल्प मिलेगी और कहीं ज़्यादा लोगों की कंप्लेन होती है कि रीडिंग के अंदर टाइम सफिशिएंट नहीं हो पाता। अब चलते हैं हार्ड मॉड्यूल्स की तरफ। अब बात करते हैं स्पीकिंग के बारे में। तो देखो स्पीकिंग में आपका स्कोर मेरे हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बातें इंग्लिश के अंदर करते हो। आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम था, आप घर पे इंग्लिश में बातें करते हो। बट अगर बेसिक्स से अगर कोई बंदा है जैसे मैं हूँ, तो मेरी स्कूलिंग में इंग्लिश मीडियम नहीं था। बट फिर भी मेरे कॉलेज में या फिर बाहर आके कभी-कभार मैं इंग्लिश में पढ़ाई करता हूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को आती हैं। तो अगर आपकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम पे नहीं है और आप ज़्यादा बातें इंग्लिश में नहीं करते, तो डेफ़िनिटली आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम इस वाले मॉड्यूल में आएगी और आप डर जाओगे। तो इस वाले मॉड्यूल की एक सिंपल सी टिप मेरी ये है कि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था स्पीकिंग के टेस्ट की, तब मेरे को ये लगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ सामने वाले को इम्प्रेस करने की। सो थिंक ऑफ इट एज़ आई एम ट्राइंग टू गिव एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब। सो मैं ऐसा समझ लेता था कि यार मेरे को कोई यूनिक सा आंसर देना है। अगर किसी टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे को सबसे हट के आंसर देना है, मेरे को इम्प्रेस कर देना है सामने वाले को। बट ऐसा ये स्पीकिंग के मॉड्यूल में नहीं होता है। आपको सिंपल सा आपका लैंग्वेज एबिलिटी का टेस्ट होता है और आपको आसान भाषा में आपको सिंपल चीज़ें सिर्फ इंग्लिश के अंदर बतानी है। आपको इम्प्रेस करने की या कोई ऐसे अजीब सी चीज़ लेके आने की है और उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी ऐसी चीज़ें बताओ जो आपको बोलने में आसान हो। अब इसमें हेल्प करने के लिए आपको क्यू कार्ड्स जो है, जो आपको पता है कि कुछ टॉपिक्स में से ही वो क्यू कार्ड्स होता है, तो उसको पढ़ना चालू करो। सोचो कि उसके बारे में कि अगर ये टॉपिक आ गया, तो इसके बारे में क्या बोलूँगा, किस चीज़ के बारे में बोलूँगा? फ़ेवरेट कलर हो गया, तो वो क्या बोलूँगा? तो ऐसे कुछ-कुछ क्वेश्चन्स थोड़े बहुत पढ़ के जाओ, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे आइडिया जनरेट करने के लिए। उसको मेमोराइज़ मत करना, क्योंकि मेमोराइज़ करके जाओगे तो आपको मैच कर लेंगे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है, तो उनको भी पता चल जाता है कि ये मेमोराइज़ इस बुक से उठाया हुआ आंसर इसने दिया है। बाकी स्पीकिंग की एक और टिप ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट होके जाओ, थोड़ी-सी स्माइल रखो फेस पे और ऐसे अच्छे एटीट्यूड के अंदर बैठो, ना कि नर्वस होके डरे हुए वैसे मत बैठो, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और एक चीज़ स्पीकिंग में जो आपको करनी है वो ये है कि आपको एक सेंटेंस के अंदर अवॉइड करना है आंसर देने के लिए। जैसे मेरे से अगर क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर कि आप स्टूडेंट हो या आप वर्क करते हो? तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं वर्क कर रहा हूँ या मैं एक कंपनी में इस टाइटल पे काम कर रहा हूँ। तो वो लोग एक्सपेक्ट ये करती है कि आप एटलीस्ट 1 आध लाइन या 2 लाइन में आंसर दो कि मैं इस कंपनी में इतने टाइम से या ये चीज़ें करता हूँ। वो लोग आगे उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछते हैं, बट सिर्फ़ ऐसा नहीं बनना है कि आप काम करते हो या स्टडी करते हो, तो आपने बोला मैं काम करता हूँ। तो वो 1 लाइन का जो आंसर है, वो हो सकता है आपके बैंड रिड्यूस कर देगा कि आपको नॉलेज नहीं है कि उस चीज़ को कैसे एलिब्रेट करें। सो अब चलते हैं सबसे लास्ट मॉड्यूल के अंदर, जो है राइटिंग। सो मैंने जो आईएलटीएस दी थी वो जनरल ट्रेनिंग के लिए थी, मेरे पीआर की फाइल के लिए। तो उसमें फर्स्ट एक लेटर होता है और दूसरा एक ऐसे होता है। सो मेरे सबसे कम बैंड जो आए वो राइटिंग में ही थे, 6.5। उसके पीछे का एक मेन रीज़न ये था कि मैंने बहुत सारी बार ऐसा सुना था कि ऐसे का वेटेज ज़्यादा होता है, लेटर का वेटेज कम होता है। तो मैंने ऐसे से स्टार्ट करा जैसे बहुत सारे लोग करते हैं और फिर मैंने कहा लेटर बाद में करेंगे। तो मैंने ऐसे बहुत अच्छे से लिखा, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे में एटलीस्ट मेरे को 7.5 या 7 के ऊपर तो बैंड आनी चाहिए आउट ऑफ 9। और फिर ऐसा हुआ एक पॉइंट कि मैंने पता नहीं टाइम नहीं देखा या क्या हुआ, बट एक जो एक्शन था लेटर के अंदर या एक चीज़ जो उन्होंने माँगी थी, वो मैं मेंशन करना भूल गया कि उसमें एक बैग आपकी खो गई है लाइन में और आपको कंप्लेन करनी है मैनेजर को। तो आप क्या एक्शन मैनेजर से दिलवाना चाहोगे? तो वो वाला पॉइंट मेरे टाइम इतना फ़ास्ट चल रहा था कि वो वाला पॉइंट मैं मेंशन करना ही भूल गया। तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करी वो लाइन, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि यार चलो इतने सेकंड है, अगर वो लाइन आधी रह गई तो बैंड काट देंगे। बट ऑफ कोर्स वो पॉइंट मेंशन नहीं हुआ, तो मेरे को लगता है कि ज़्यादातर जो उन्होंने बैंड काटे वो वही चीज़ के थे। सो मेरी गलती से मैं तो ये कहूँगा यार कि टाइम के ऊपर ध्यान रखना। दोनों चीज़ों का वेटेज है, भले ही कम ज़्यादा है, बट दोनों आपको ऐसा नहीं करना कि दूसरे में सारे बैंड आ गए, बट पहले वाला आपने मिस कर दिया या उसमें कुछ घोटाला करके आ गए, क्योंकि दोनों हो गए, तो ये आपके ओवरऑल बैंड जो राइटिंग में है, वो अच्छे आ पाएँगे। तो दोनों में टाइम में ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये कि इसमें फिक्स होता है कि कुछ ऐसे के टाइप्स है, जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, आउटवे एडवांटेज करते हैं इससे, या कोई 2 चीज़ों को कंपेयर करना मेथड को। सो ये टाइप ऑफ एसेज़, फिर उसके अंदर कुछ जो आपको पैराग्राफ्स होते हैं वो कॉमन होते हैं कि ये कुछ सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग की लाइन के अंदर। ऑन द अदर हैंड करके आप डिफरेंट ओपिनियन दे सकते हो। पहले वाले पैराग्राफ से 4 पैराग्राफ होते हैं, इंट्रोडक्शन। तो ये सारी बहुत चीज़ें हैं जो है वो कॉमन है और उसको आप फॉलो कर सकते हो।
उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और आपको E2M करके एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में आई गेस सब्सक्राइबर है। उनका आप अगर वीडियो देखोगे जय नाम के किसी बंदे का, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है और उसने मेरे को हेल्प करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे आइडेंटिफ़ाई करने में, मतलब क्या मेरे को लिखना है, किस फ्लो के अंदर लिखना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगी। बाकी लेटर उतने हार्ड होता है नहीं, लाइक 3 टाइप होते हैं, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल। फॉर्मल अगर आप जॉब करते हो कहीं पे, तो आपको पता ही है फॉर्मल लेटर कैसा होता है। सेमी फॉर्मल भी आपको पता है और इनफॉर्मल भी, हम जो स्कूल में या इसमें कई बार सब्जेक्ट्स में आता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी वाला पार्ट है। सिर्फ़ आपको थोड़े बहुत लाइन्स और थोड़े वर्ड्स देख के जाने हैं, वो आपको यूट्यूब पे इनके चैनल के ऊपर जो मैंने बताया वहाँ पे मिल जाएँगे। सो दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मेरे को सारे पॉइंट्स लिखते हुए कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जिसने मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प करा अपने 7.5 बैंड के अंदर। सो आई होप आप में से कोई ना कोई जो 6.5 6 बैंड पे अटका हुआ है उसको 7.5 7 तक पहुँचाने में 1 आध 2 पॉइंट है इस वीडियो में ज़रूर हेल्प करेगा। बाकी कमेंट करके अपने थॉट्स भी बताना है, अगर आपको कोई टिप पता है जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं करी है और आपको ज़्यादा हेल्पफुल हुई वो। चलिए वीडियो को यहाँ पे ही खत्म करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।